के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोविड नियमों के अनुसार भगवान बुद्ध की मनाई गई जयंती। कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए गैर जरूरी सामानों की दुकानें खोलना पड़ा महंगा। एसीपी कैंट ने फोर्स के साथ पहुंचकर दुकानदारों पे की कार्रवाई। आईटी सेल में कार्यरत व्यक्ति के सुसाइड प्रकरण की जांच के संदर्भ में एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। और केटीवी की खबर का हुआ असर। काशी विद्यापीठ के रमना स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड वैक्सीनेशन फिर से हुआ शुरू। और अब खबरें विस्तार से। भगवान बुद्ध की जयंती उनकी प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ में कोविड नियमों के अनुसार मनाई गई। वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ के मूलगंध कुटी स्थित मंदिर सहित अन्य मंदिरों में कोरोना संक्रमण के कारण चंद भक्तों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा पाठ कर मनाई गई। इस मौके पर भक्तों का कहना था कि भगवान बुद्ध ने सारे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया। साथ ही उन्होंने विश्व कल्याण के लिए किए गए कार्यों से आम जनमानस को लाभ पहुंचाने का भी कार्य किया। आज संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के दंश को झेल रहा है। निश्चित रूप से ही भारत इस बीमारी से निजात पाकर विश्व गुरु का अपना लक्ष्य हासिल करेगा और इस बीमारी को मात देगा। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ के मंदिरों में पूजा पाठ के साथ विश्व कल्याण की कामना की गई है। साथ ही संक्रमण को देखते हुए मंदिर में कम लोगों को ही प्रवेश दिया गया। कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए गैर जरूरी सामानों की दुकानें खोलना महंगा पड़ गया। एसीपी कैंट ने फोर्स के साथ पहुंचकर दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की। कैंट थाना क्षेत्र के अर्दली बाजार में गैर जरूरी सामानों की खुली दुकानों की जानकारी मिलने पर एसीपी अभिमन्यु मांगलिक, इंस्पेक्टर कैंट राकेश सिंह, चौकी प्रभारी अर्दली बाजार बनारसी यादव ने फोर्स के साथ पहुंचकर दुकानों पर कार्रवाई की। दुकानों पर अचानक फोर्स के पहुंचने से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। खास बात ये रही कि ज्वेलरी की दुकान में कार्रवाई की सूचना पर कस्टमर के साथ दुकान को अंदर से लॉक कर लिया गया। पुलिस की मशक्कत के बाद भी दुकान का शटर नहीं खुला, जबकि साड़ी शोरूम में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। एसीपी ने उन्हें जमकर फटकार लगाई और माथतों को कार्रवाई का निर्देश दिया। एसीपी अभिमन्यु मांगलिक ने दुकानदारों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकना बंद करें, अन्यथा विधिक कार्रवाई को तैयार रहें। एसीपी अभिमन्यु मांगलिक का कहना है कि जिलाधिकारी के आदेशों की अवहेलना की जा रही थी। इसे देखते हुए मैं किसी कार्य को लेकर उधर से वापस लौट रहा था तो अचानक देखा कि दुकानें खोलकर पीछे के रास्ते से कस्टमर को निकाला जा रहा था। मैं अपने गनर को लेकर उस दुकान में पहुंचा तो दुकान में कस्टमर भी ज्यादा की संख्या में थे। इसको देखते हुए दुकानदार को फटकार लगाई गई है। वहीं साड़ी के दुकानदार को हिरासत में लेकर अर्दली बाजार चौकी भेज दिया गया है और दुकानदार के ऊपर उचित कार्रवाई की जा रही है। वहीं अर्दली बाजार के व्यापारियों द्वारा घेराव किया गया था। इस पर अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि जो व्यापारी घेराव किए थे उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये छापामारी सच वो नहीं थी। वो दुकानें जो जिलाधिकारी महोदय के आदेश का उल्लंघन कर रही थी, जिनको आदेश दिया गया था ना खुलें, लेकिन वो फिर भी लॉकडाउन होने के बावजूद भी खुली हुई थी। तो जब मैंने देखा तो वहाँ पे अर्दली बाजार से मैं किसी कार्य के लिए निकल रहा था। जब देखा कि वहाँ पे कपड़ों की दुकान, जूते की दुकान, ज्वेलर की दुकान खुली हुई है, तो मैं अपने गनर और ड्राइवर के साथ ही वहाँ पे दुकानें सारी बंद करवाई। और उसमें मैंने जब पाया कि एक सुविधा साड़ी का शोरूम था, उसने अपना मेन शटर तो डाउन कर रखा था, लेकिन पीछे के रास्ते से वहाँ से कस्टमर आ रहे थे, वहाँ पे सामान खरीदा जा रहा था। तो जितनी भी दुकानें खुली मिली, उनके जितने संचालक थे, मालिक थे, सबको हिरासत में लेकर चौकी को हैंड ओवर किया गया है। उसके बाद उनके आगे विधिक कार्रवाई करेंगे और मुकदमा भी लिखाया जाएगा और चालान भी किया जाएगा। कितने दुकानों को सर मतलब आपके द्वारा किया गया? मैंने सही बताऊँ तो आपको काउंटिंग नहीं करी। जितनी मुझे दुकानें खुली दिखी, जितने भी लोग मुझे आगे भीड़ भाड़ दिखी, तो मैंने उनको चौकी पहुंचा दिया था। हो 6 से लेके 8 लोग अर्दली बाजार में और लालपुर चौकी क्षेत्र मिलाकर। अर्दली बाजार का चौकी का सर फिर व्यापारियों द्वारा घेराव भी मतलब किया गया था। अगर ये सूचना ठीक है कि घेराव कराया गया है, तो मैं बोलूँगा कि जिन्होंने घेराव किया उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर किसी के आदेश का अनुपालन कराने के लिए अगर हम कोई कदम उठा रहे हैं, उसके लिए भी अगर वो घेराव करेंगे, तो ये भी
एक तरीके से वो भी आदेश। आईटी सेल में कार्यरत व्यक्ति के सुसाइड प्रकरण की जांच के संदर्भ में एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए सीएम आईटी सेल में कार्यरत पार्थ श्रीवास्तव सुसाइड प्रकरण की जांच की मांग उठाई है। एमएलसी आशुतोष सिन्हा का कहना है कि बीते दिनों सीएम आईटी सेल में कार्यरत पार्थ श्रीवास्तव ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन इस प्रकरण में कोई जांच नहीं हुई और न ही रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सुसाइड के 3 से 4 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। एमएलसी आशुतोष सिन्हा का कहना है कि ऐसा होना इस बात को बताता है कि सुसाइड के पीछे कोई बड़ा कारण रहा होगा। जब सीएम कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं है तो क्या कहा जा सकता है। जिलाधिकारी से मांग करते हुए एमएलसी ने कहा कि इस प्रकरण में जांच कमेटी बिठाई जाए और जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण किया जाए। आज उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के कार्यालय में सोशल मीडिया का काम देखने वाले स्वर्गीय पार्थ श्रीवास्तव, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या करने के बाद उनका आत्महत्या के पहले जो उन्होंने मरने से पहले जो सुसाइड नोट लिखा था, उसमें कुछ लोगों को उन्होंने उसके लिए दोषी बताया था। दोषी बताने के बाद भी एफआईआर पुलिस नहीं लिख रही थी। बहुत दबाव के बाद 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुआ और आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं से जब मुख्यमंत्री के कार्यालय में या मुख्यमंत्री के साथ काम करने वाले लोगों की स्थिति ये है कि जिनके साथ कोई घटना घट जाए, क्योंकि आदमी आत्महत्या तभी करता है जब वो जब हार जाता है, ज़िंदगी की आखिरी जंग हार जाता है, तब आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करने का प्रयास करता है और आत्महत्या तब करता है। और ऐसी स्थिति में अगर मुख्यमंत्री के कार्यालय में जो लोग काम कर रहे हैं उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है और आत्महत्या के बाद उनके जो एफआईआर 3 दिन बाद दर्ज होती है, दर्ज होने के बाद आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, पुलिस इवन कोई पूछने तक नहीं जा रहा है जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से साबित करता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार एकदम नकारा हो चुकी है। और ये सरकार कहीं ना कहीं से कई ऐसी चीज़ें जिनको छुपाने का काम कर रही है, कई एविडेंस उसमें डिलीट भी हुए हैं। हमें लग रहा है इसमें बहुत मामला हाई प्रोफाइल है और इसकी जांच बड़े कुछ किसी एजेंसी से करानी चाहिए और साथ ही साथ उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। इस संदर्भ में आपका किस अधिकारी को आप ज्ञापन दे रहे हैं और क्या मांगे करेंगे? आज हम लोग मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन एसीएम 4 को दे रहे हैं, क्योंकि एसीएम 4 जो है वो नियुक्त की गई हैं मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन लेने के लिए बनारस में, तो उसका ज्ञापन आज हम लोग एसीएम 4 को देने के लिए। आज आप लोगों ने फिर ज्ञापन दिया है, किसको दिया है और क्यों दिया है? एसीएम 4 को दिया गया है शासन के द्वारा। एक्चुअली पार्थ श्रीवास्तव जो थे वो योगी जी के यहाँ कार्यालय में कार्यरत थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसी के संदर्भ में हम लोग दिए गए मांगे। फिर क्या कह रही हैं आप लोग? मांगे हम लोग की ये है कि सीबीआई जांच हो, उचित दंडनीय कार्रवाई हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व हो उसको अरेस्ट किया जाए और उनको पकड़ा जाए। काशी विद्यापीठ के रमना स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड वैक्सीनेशन फिर से शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली। काशी विद्यापीठ ब्लॉक के रमना गांव में केटीवी की खबर का असर देखने को मिला। कुछ दिनों पहले इस स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण यहां वैक्सीनेशन का कार्य बंद था और आसपास के लोगों को इसके चलते काफी परेशानी हो रही थी। इस खबर को प्रमुखता से केटीवी ने चलाया तो उसके बाद शासन प्रशासन द्वारा यहां तुरंत टीके की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। गांव में फिर से टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। दूसरा डोज लगाने के लिए इधर उधर भटक रहे लोगों को राहत मिल गई है। वहीं पहली डोज भी लगवाने के लिए लोग यहां आ रहे हैं। अब केंद्र पर ही उनका टीका लग जा रहा है। रमना गांव के प्रधानपति अमित पटेल ने केटीवी के संवाददाता से बात करते हुए बताया कि जब केटीवी पर यह खबर चली उसके 1-2 दिन बाद ही यहां वैक्सीन आ गई और लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया। वहां के फार्मासिस्ट विजय कुमार ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व यहां टीका उपलब्ध नहीं था, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए यहां वैक्सीन उपलब्ध करा दी है और अब यहां लगातार लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। अभी जी कुछ दिनों पहले काशी विद्यापीठ ब्लॉक रमना का ये जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर टीके की खत्म हो गई थी। टीका का बोर्ड लगा दिया गया था कि यहाँ टीका नहीं है, वैक्सीन नहीं है जी। ऐसे में केटीवी ने भी खबर को प्रमुखता से चलाया था। उसके बाद किस तरह का बदलाव देखने को मिला? क्या टीका अभी तक आया या नहीं आया क्या? जी आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे टीका थोड़ा सा अवेलेबल नहीं हो पा रहा था
तो उसके 1-2 दिन बाद से हमारे यहाँ परमानेंट टीका जो है कि उपलब्ध हो रहा है। इसके लिए मैं KTV को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो कि खबर चली और सारे अधिकारी लोग जो है कि संज्ञान में लेते हुए तत्काल जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रमना पे टीकाकरण का टीका व्यवस्था कराया और जो है कि लगातार बराबर डॉक्टर और जिलाधिकारी महोदय के प्रयास से यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं है। तो किस तरह से लोग टीके के लिए सेकंड डोज के लिए परेशान थे, उनको कितनी राहत मिली? जी बहुत काफी दूर दूर से लोग आते थे तो भटक रहे थे। आज के डेट में ऐसा है कोई व्यक्ति आता है तो यहाँ से वापस नहीं जाता है बगैर काम का। रमना स्वास्थ्य केंद्र पर जी टीका उपलब्ध नहीं है का एक बोर्ड लग गया था। जी 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 तो KTV ने खबर चलाई थी और शासन प्रशासन ने इस बात को पहुंचाया था। तो कितने दिनों बाद फिर ये टीकाकरण को उपलब्ध? ये सर लगभग शॉर्टेज की वजह से लगभग 10-12 दिन तक यहाँ पे वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई थी और उसके बाद 17 मई से यहाँ पे लगातार लग रही हैं और सारे लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। गांव में काफी लोग जो सेकंड डोज नहीं लगवा पाने के लिए इधर उधर भटक रहे, तो उनको कितनी राहत मिली है? बहुत राहत मिली है सर उससे, लेकिन अभी थोड़ा सा सरकार ने भी उसमें गैप को बढ़ा दिया है, 42 से 84 कर दिया है, तो वो दिन थोड़े से बढ़ गए हैं, लेकिन काफ़ी राहत है उससे। ग्रामीणों को साथ में आसपास के जो नगरीय क्षेत्र भी पड़ता है वहाँ से भी लोग आ रहे हैं और अपने वैक्सीन का यहाँ पे जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसका लाभ उठा रहे हैं। तो अगर बात की जाए प्रतिदिन यहाँ कितने लोगों को वैक्सीन हो जा रहा है? अमूमन अगर हम एवरेज देखें तो 30 से 50 के बीच में हमारा जो वैक्सीनेशन का रेंज आ रहा है वो 30 से 50 के बीच में आ रहा है। लोगों में जागरूकता कितनी है पहले की अपेक्षा? पहले तो काफ़ी कम थी सर, अभी थोड़ा सा हमको लगता है कोविड का जो ये महामारी थी, एक वैश्विक महामारी, इसके बाद से लोगों में थोड़ी सी जागरूकता और बढ़ी है और लोग आ रहे हैं, स्वतःस्फूर्त होकर आ रहे हैं। महापौर ने गदौलिया क्षेत्र में ड्रोन ऑपरेशन की शुरुआत की। वाराणसी स्मार्ट सिटी के तत्वाधान में चलाए जाने वाले ड्रोन ऑपरेशन का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शिवपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया गया था। सीएम के शुभारंभ के बाद गदौलिया क्षेत्र में भी महापौर मृदुला जायसवाल द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इस बाबत उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी द्वारा कोविड-19 की दूसरी लहर के कुशल प्रबंधन हेतु चेन्नई की गरुण एरोस्पेस नामक कंपनी की सहायता से 3 प्रकार के ड्रोन की व्यवस्था रखी गई है। इनके द्वारा सार्वजनिक संबोधन, गंगा तट व घाटों की निगरानी, दवा एवं जन जागरूकता संबंधित सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। इस बार भी इस महामारी को कम करने के लिए ये हम लोग को कदम उठाना पड़ा ताकि हमारा शहर और हमारे शहरवासी स्वस्थ रहें। इसमें 3 तरह के ड्रोन हैं। एक तो ये सैनिटाइजेशन करेगा, दूसरा ये कि सर्विलांस के तौर पे इसको यूज़ करेंगे ताकि अवेयरनेस फैलाने के लिए उसमें आवाज़ें मैसेज निकलता रहेगा। तीसरा एक और है ड्रोन जिसमें कि कहीं इमरजेंसी रेड जोन है जहाँ पे मैनुअली कहीं नहीं पहुँचा सकते कुछ दवा वगैरह, वहाँ से हम दवा भी डिलीवर करा सकते हैं। फूड प्रोडक्ट भी ड्रोन के द्वारा ही दवा, हाँ वो आपको वहीं पे लैंड करा देगा जहाँ पे आपको ज़रूरत है। वो एक पॉइंट पे आप वो उसमें सिग्निफाई रहेगा, जहाँ पे ज़रूरत रहेगा हम लोग उसको रिमोट से उसको भेज करके उसको दवा हम डिलीवर करा सकते हैं। इन तीनों का काम अभी कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन जब तक हम लोग चाह रहे हैं कि ये कोरोना की महामारी कम ना हो जाए तब तक हम लोग उसको बनारस में चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज इसकी शुरुआत गदौलिया चौराहे से की गई है जी। ये कहाँ का पूरे जिले में चलेंगे? नहीं, ये अभी सिर्फ फिलहाल नगर निगम परिसीमन और जितने जो सीमाएं जुड़ी हुई हैं, 84 गांव भी जुड़े हुए हैं, उनको भी लेते हुए हम लोगों ने ये शुरुआत की है। इसका पूरी लायबिलिटी नगर निगम के ऊपर है, इसका भुगतान भी हम ही करेंगे, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। दशाश्वमेध स्थित शीतला माता का वैशाख पूर्णिमा पर वार्षिक चंदन श्रृंगार हुआ। दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता मंदिर में वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर वार्षिक चंदन श्रृंगार महंत परिवार के बीच भव्यता के साथ संपन्न हुआ। परंपराओं के अनुसार वैशाख पूर्णिमा पर जहां हजारों लोग जलाभिषेक किया करते थे, वहीं इस वर्ष कोरोना काल के कारण शारीरिक दूरी को बनाए रखते हुए मास्क लगा करके महंत परिवार ने मां शीतला का सांकेतिक रूप में 11 लोगों के साथ जलाभिषेक कर चंदन श्रृंगार किया। साथ ही मां को हलवा, पूरी इत्यादि का भोग अर्पित किया। इस अवसर पर महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने मां की भव्य आरती की। वहीं इस अवसर पर गीतकार कन्हैया दुबे एवं अभिषेक पांडे ने मां की स्तुति की। आज वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा पे हर वर्ष भगवती का
भगवती का जल से जल विहार श्रृंगार किया जाता है, जिसमें भगवती का गर्भगृह आम जन के लिए खोला जाता है। आम जन भक्त जो भी रहते हैं वो भगवती माँ गंगा का जल लाके स्वयं अपने हाथों से भगवती को अर्पण करते हैं। उसके पश्चात दोपहर की आरती भगवती का सिर्फ चंदन से श्रृंगार किया जाता है, चंदन का श्रृंगार होता है। ये श्रृंगार जन कल्याण एवं राष्ट्र की सुख समृद्धि के कामना से प्रतिवर्ष किया जाता है। इस वर्ष कोविड-19 कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करवाते हुए महंत परिवार एवं मंदिर के प्रबंधक लोग ही ने भगवती का श्रृंगार किया, माँ की पूजा की, खोसड़ो प्रचार पूजा हुआ। भगवती से विशेष करके कोरोना के नाश के लिए, इस महामारी के नाश के लिए, शमन के लिए भगवती से प्रार्थना किया गया और दोपहर की भोग आरती संपन्न की गई। भैया जी, आज माँ का किस तरह का श्रृंगार किया गया है, क्या प्रार्थना की? देखिए, ये बहुत ही प्राचीन परंपराओं के अनुसार ये माँ शीतला का वैशाख पूर्णिमा को चंदन का श्रृंगार होता है, क्योंकि ये इस समय पूरा विश्व जो है तपता रहता है और दोपहरिया से तपता तो तमाम तरह के रोग व्याधियाँ सर्वत्र व्याप्त होने लगती, फैलने लगती हैं। तो माँ शीतला का नाम है शीतलता प्रदान करना है। तो इस शीतला मैया का आज के दिन चंदन का श्रृंगार किया था। चंदन जो श्रृंगार जो किया था उसलिए कि हर पूरा विश्व जो शीतलता प्रदान करें। और सबसे बड़ी बात, माँ गंगा का जल पूरे काशी वासी मिल करके आज ही के दिन ऐसा सर्वसुलभ होता है, बड़े सौभाग्य की बात होती है कि हर एक व्यक्ति माँ को गर्भगृह में जाके माँ शीतला को जल चढ़ाता है, अपनी मुरादें मांगता है और कहता है कि माँ रोग व्याधियों से हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को दूर करिए। इसलिए गुलूला चढ़ाता है, रोट चढ़ाता है, बतासा चढ़ाता है, हलवा चढ़ाता है, चना चढ़ाता है और चुनरी चढ़ाता है, माला चढ़ाता है। लेकिन इस साल कोरोना काल के कारण सिर्फ महंत परिवार और कुछ ही जो मंदिर प्रबंधन के लोग हैं, ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माँ शीतला का श्रृंगार किए हैं। और नहीं तो यहाँ तो हजारों की भीड़, महिलाओं की भीड़ जुट जाती थी कि हर व्यक्ति सोचता था कि एक लोटा जल हम भी झाड़ लें। तो लेकिन आज आप जरूर अपने घर पे तो माँ शीतला का दर्शन टेलीविजन के माध्यम से कर रहे हैं, उनको अपने हृदय से जल चढ़ाइए, अपने हृदय का भाव जगाइए। माँ शीतला निश्चित इस महामारी का नाश करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने के संदर्भ में महिला कमिश्नर कार्यालय पहुंची। भेलूपुर थाने में झूठा मुकदमा लिखे जाने पर पीड़िता कमिश्नर कार्यालय पहुंची। पीड़िता रूबी का कहना है कि बच्चों के मारपीट में बकरी चोरी होने पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। रूबी के वकील सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इन लोगों का पड़ोसी से मामूली विवाद हुआ था, जिस पर दोनों पक्ष द्वारा NCR दर्ज करवाई गई थी, लेकिन रूबी के विपक्षी यानी रूबी के पड़ोसी द्वारा फर्जी केस लगा करके धारा 313 में फंसाया गया है। रूबी जी, फिर आप कहाँ से आ रही हैं? हम शिवरतनपुर बजटिया से आ रहे हैं, नटान बस्ती। कहाँ पर आई हैं, क्या मामला है? मामला सर ये है कि हमारे बच्चे में झगड़ा हुए हैं और बकरी गाय वो लोग मार के कर दिए। जब हमारे देवरानी गए तो लगे उसको मारने, 4 साल के बच्चे हैं उसी को मार दिए। और जब ये लोग मुकदमा दर्ज किए हैं तो लोग अकबका के ये झूठी केस में आरोप लगा दिए हैं कि बलात्कारी छेड़खानी मर्डर किया। फिर कौन किया है? मुकदमा हमारा देवरान किया है। कहाँ पर? चंपा, भेलूपुर। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, मेरे मामले कुछ नहीं हुआ है। आज यहाँ पर फिर आप लोग क्यों आई हैं? यहाँ एप्लीकेशन देने आए हैं सर। किस चीज़ के लिए? जमानत के लिए सर। हमारा पति को जमानत नहीं हो रहा, भतीजे को जमानत नहीं हो रहा है। संभावित यास तूफान को लेकर गंगा घाट पर नाविक अपनी नावों को सुरक्षित करने में जुट गए हैं। वाराणसी में यास तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद वाराणसी के गंगा घाट पर नाविकों द्वारा अपनी नावों को सुरक्षित करने का प्रयास जारी है। गौरतलब है कि आज यास तूफान बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, लिहाजा इसका असर यूपी में भी देखने को मिलेगा। वाराणसी में तेज हवाओं के साथ बारिश के अनुमान लगाए गए हैं, जिस वजह से नाविकों के मन में यास तूफान को लेकर डर देखने को मिल रहा है। इस वजह से वो अपनी अपनी नावों को सुरक्षित करने के लिए घाटों पर नाव को बांधने का काम कर रहे हैं।
ताकि उनकी नाव इस तूफान से बच सके। लगातार तूफान की बातें हो रही हैं। घाट किनारे रहने वालों में काफी डर का माहौल बना हुआ है। राकेश जी, क्यों नाव पे आप लोग रस्सी उसी बांध रहे, उसको सुरक्षित कर रहे हैं? इस समय विगत दिनों टाकते तूफान को मद्देनज़र देखते हुए उसमें काफ़ी बारिश हुई थी रात भर। हम लोगों ने अपने नावों को बांधा था। वैसे तूफान जब आता है तो ये जो गंगा जी का दबाव है, जो लहर है, वो बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रभावित करता है। ऐसे में जो न्यूज़ चल रहा है इस समय यास तूफान का, वो काफ़ी भयावह है और वो यूपी से होते हुए बनारस में ज़्यादा क्षति पहुंचाने की लगता है। तो इस वजह से हम लोगों ने पहले से ही अपनी तैयारी को पूरा कर ली है और नावों को बांध लिए, क्योंकि ये जब लहर चलती है तो इससे नावों को काफ़ी क्षति होती है। और ये जो गंगा जी में जो पत्थर है और लहर से जो टकराती है, नाव टूट जाती है। ऐसे में अगर से थोड़ा सा भी लापरवाही होगी तो हमारे काफ़ी नुकसान होगा और इसके वजह से हम लोगों ने इस पर ज़्यादा जोर देके और अपने नावों को पूरी तरीके से सुरक्षित कर लिया है। पतित पावनी मां गंगा का जल इन दिनों हरा हो गया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। धर्म की नगरी काशी में इन दिनों गंगा का पानी हरा हो गया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से वाराणसी में गंगा में भारी मात्रा में शैवाल आने से गंगा का पानी पूरी तरह से हरे रंग का हो गया है, जिसकी वजह से लोगों में तरह तरह की आशंकाएं बनी हुई हैं। वहीं गंगा का पानी शैवाल की वजह से हरा होने से स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। लोगों के अनुसार गंगा के प्रवाह में कमी आई है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है, जो गंगा में रहने वाले जीवों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं गंगा में शैवाल की बढ़ी मात्रा को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी भी जांच में जुट गए हैं। पिछले कुछ दिनों से गंगा में शैवाल आने से पूरी तरह से गंगा का पानी हरा हो गया है। गंगा का पानी हरा होने को लेकर गंगा किनारे आने वाले श्रद्धालुओं की माने तो गंगा में गंदगी काई देखने को मिल रही है। आम तालाबों में ये देखने को मिलती है, लेकिन गंगा के पानी में ऐसा शैवाल देखा जाना बेहद ही चिंताजनक है। वहीं गंगा में शैवाल को लेकर नमामि गंगे के संयोजक राकेश शुक्ला ने बताया कि गंगा का पानी हरा होने के पीछे गंगा में प्रवाह कम होना हो सकता है। उन्होंने गुहार लगाई कि गंगा के प्रवाह को निरंतर बनाया जाए, ताकि जो गंगा का पानी गर्मी के मौसम में घाटों को छोड़ने लगता है और इसकी वजह से रेत पर टीले दिखाई पड़ने लगते हैं, वो ना हो और गंगा का प्रवाह गर्मी के मौसम में भी निरंतर बना रहे। इसके साथ ही जो लोग गंगा में शवों का प्रवाह कर रहे हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि इससे गंगा में प्रदूषण हो सकता है, इसलिए गंगा में शवों का प्रवाह नहीं होना चाहिए। गुरुजी, किस तरह का गंगा का कलर बदला हुआ है आप लोग देख रहे हैं? हम लोग को देखते देखते ये कलर जो है ये काई के रूप हो गया है। ऐसा हमने कभी जीवन में देखा ही नहीं। ये ऐसा मतलब कलर हो गया कि जैसे देख के लगता है कि पूरा जो है ओखरा पोखरा का पूरा तालाब मतलब एक हो गया है और उसमें सब मिल गया है। जैसे लगता है कि हम लोग गंगा जल को जो वाचमन करते हैं तो गंगा जल का स्वाद जो है अजीब ढंग का लगता है। क्या कारण क्या है गुरुजी? कारण क्या है कि चारों तरफ का जो है जल इसी गंगा में हमको लगता है कि मिला है, ऐसी में आता है और गंगा मैया को जो है, जो गंगा मैया का स्वरूप होना चाहिए वो गंगा मैया का स्वरूप जो है नरक हो गया है, अब बदल रहा है। नरक नहीं किया जाए, कहा जाएगा हमारी गंगा मैया है, हमारी गंगा मैया। तो गुरुजी, इससे क्या ये हानि होगा? हानि है, इससे हानि है। लोग को स्नान करने में भी दिक्कत है और लोगों को पीने में जल को मतलब भी दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी गंगा मैया का पाठ एक था। आज हम देख रहे हैं कि हमारी गंगा मैया का पाठ उसमें जो है खोद के जो है उसको मतलब 2 पार्ट में कर दिया गया है। आखिर ऐसा किया गया है तो क्यों? इसके बारे में हम लोग को भी जानकारी होना चाहिए। हम भी मतलब जजमानों से बताएंगे कि देखिए ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है। खुदाई चल रहा है, काम चल रहा है और कोई प्रकार का ब्राह्मण का कोई महत्व तो यहाँ पे नहीं। ये बहती गंगा मैया है, इनका कलर बदल रहा है, पानी चेंज हो रहा है और बरसों से हम लोग यहाँ नाविक हैं, कमा रहे हैं। कोई सरकार ध्यान इस बात पे दे नहीं रहा है हम लोग पे। ऐसा कोई सहयोग सरकार से मिले हम लोग को, ऐसा कोई कार्य हम लोग को मिले कि करने के लिए नाव बंद है हम लोग के लिए। क्या कारण है ये पानी का जो रंग बदल रहा है जल का, इससे क्या लगता है आप लोगों को? सबसे ऊपर से गंगा सब ये सिवर बह रही है, सब सिवर उसमें मिक्स है
और इसमें नदियों के तालाबों का पानी कुछ आ रहा है, इसलिए गंगा रंग चेंज हो रहा है। पहले गंगा रंग साफ थी, हरा था, अब कुछ दिनों से जब से लॉकडाउन लगा है तब से चेंज हो गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोविड मेडिसिन किट का वितरण किया। रामनगर, सुल्तानपुर तथा भीटी गांव में भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव व आर्य महिला पीजी कॉलेज की संयुक्त सचिव पूजा दीक्षित द्वारा ग्रामीणों में कोविड मेडिसिन किट वितरित की गई। इस दौरान लोगों ने ग्रामीणों के घर घर जाकर ये किट प्रदान की। इस अवसर पर रामनगर भाजपा के सभी पदाधिकारी तथा भाजपा के युवा मोर्चा अध्यक्ष गौरव गुप्ता, राघवेंद्र मिश्रा, जितेंद्र पांडे, सभासद अशोक अग्रहरी इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामनगर के इस गांव में हम सब के मन में आया इस कार्यक्रम की संयोजिका आदरणीय हम सब की महिला डिग्री कॉलेज की सीईओ पूजा दीक्षित जी हैं। वो कहे कि गांव में ये दवा की किट का वितरण हम सब करें, जिससे कोरोना से जो पहले अगर इसका इस्तेमाल कर लेंगे, इसका प्रयोग कर लेंगे तो कोरोना से बचाव होगा। इस निमित्त आइवरमेक्टिन हुआ, डॉक्सीसाइक्लिन हुआ, आपका एजिथ्रोमाइसिन हुआ और विटामिन सी, जिंक, ये सब का ये पैकेट तैयार करके हर परिवार में वितरित करने का काम हो रहा है। कि इसका उपयोग करके, क्योंकि अब हम सब देख रहे हैं कि कोरोना का दुष्प्रभाव गांव की तरफ फैल रहा है, तो गांव की तरफ फैल रहा है तो हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मंडल के अध्यक्ष अजय जी हैं, यहाँ पर हमारे नेता जी बहुत से मानित नेता हैं, पार्षद लोग हैं और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, मंडल के सभी पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। सभी लोगों का मन हुआ कि ये काम हम सब घर घर करें और उसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी के लगातार कर भी रहे हैं और सेवाही संगठन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को लिए हुए और उसी निमित्त हम सब आज एकत्रित हुए कि एक जन जागरण अभियान चलाया जाए। हम अपने माननीय मंत्री जी को बहुत दिनों से देख रहे हैं कि क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है और उनके चलते हमारे यहाँ काफी दवाइयाँ जो भाजपा की तरफ से बांटी गई हैं, उसमें हम लोग अपना छोटा सा योगदान देने के लिए बात कर रहे थे। तो हमारे महेश चंद्र श्रीवास्तव जी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हम लोग को एक मार्गदर्शन दिया कि हम लोग चल के गाँव में बांटे जहाँ पे जरूरत है। और इस समय कोरोना जो फैला है वो सबसे ज्यादा इस समय हमें गांव में दिख रहा है। तो आपके मार्गदर्शन से हम लोग यहाँ पे आए और हम लोग ने ये दवाई का पैकेज। अब तक कितने गांव में जा चुकी हैं? जहाँ तक मुझे अपने बारे में पता है कि आर्य महिला से हम लोग ने ये पहले 2 गाँव उठाए हैं, लेकिन शहर के अंदर हम लोग ने काफी काम किया है। कोरोना शमन हेतु गायत्री साधकों ने आयुर्वेदिक औषधियों संग हवन यज्ञ किया। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में कोरोना संक्रमण के समूल नाश हेतु आध्यात्मिक उपचार के तहत अखिल विश्व के गायत्री साधक अपने घरों में गायत्री यज्ञ कर परम पूज्य गुरुदेव माता भगवती देवी मां गायत्री संग संक्रमण का नाश करने वाले ज्योतिपुंज भगवान सूर्य, लोगों को निरोग काया प्रदान करने वाले भगवान महामृत्युंजय, भगवान रुद्र, नवग्रह का आवाहन कर जौ, काला तिल, जावित्री एवं अन्य आयुर्वेदिक औषधियों को हवन सामग्री में मिलाकर यज्ञ किया गया। पुष्पा रानी ने वर्तमान समय की समस्याओं एवं कोरोना वायरस के शमन हेतु यज्ञ के महत्व के बारे में बताया। वहीं पंडित गंगाधर उपाध्याय ने गायत्री यज्ञ के बारे में बताया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार के तत्वाधान में विश्व के लगभग करोड़ों गायत्री साधक संघ, अन्य धार्मिक एवं सामाजिक संस्थानों ने एक साथ कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध में औषधीय सामग्रियों से अग्निहोत्र कर कोरोना वायरस के समूल नाश हेतु यज्ञ में भागीदारी की है। उद्धार के लिए हमारे यहाँ ये यज्ञ के द्वारा इसमें जड़ी बूटी मिलाई है, इसमें गरम मसाला, दालचीनी, लौंग, जावित्री, कपूर, गुड़, घी, जायफल वगैरह मिला करके इससे किया है कि जो वातावरण में बैक्टीरिया फैले हुए हैं उससे उसका नाश होगा और वातावरण शुद्ध होगा। ये हमारा जो तीसरा 2 लहर तो आ चुका, तीसरा लहर आने वाला है, इसलिए पूरे देश में, देश और विदेश, पूरे भारत से बाहर भी सभी लोग कर रहे हैं यज्ञ कि ये चारों तरफ इसका संक्रमण समाप्त हो। हम माताओं का आंचल जो है बच्चों से खिलखिलाता, हंसता, भरता पूरा हुआ रहे। ये तीसरा लहर जो बच्चों के लिए बहुत संक्रमित है, आज जो पीड़ित मानवता के त्रस्त ये त्राही जो है ये समाप्त हो, इसके लिए ये
ये आज पूरे भारत में आज 26 मई को ये यज्ञ किया गया है। सिद्धेश्वर महादेव ट्रस्ट द्वारा मंडलीय अस्पताल में भर्ती मरीजों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना काल में हर कोई अपने अपने तरीके से जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय कबीरचौरा में सिद्धेश्वर महादेव ट्रस्ट की ओर से शुरू हुआ निःशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम जारी है। अस्पताल में भर्ती मरीजों, अटेंडेंट एवं कर्मचारियों के बीच भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं इस दौरान विक्रम सिंह बंटी ने कहा कि भोजन पूरी तरह से घरेलू और पौष्टिकता से भरपूर बनाया जा रहा है ताकि मरीजों को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिल सके। अस्पताल प्रबंधन से बात कर मरीजों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाता है। भोजन वितरण में शारीरिक दूरी का पालन सहित अन्य गाइडलाइन का अनुपालन किया जाता है। उन्होंने कहा कि सिद्धेश्वर महादेव ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई यह मानवीय सेवा आगे भी जारी रहेगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी स्टाफ के साथ गगन मिश्रा, मनीष सिंह, विजय यादव, प्रभात यादव इत्यादि लोगों का सराहनीय योगदान मिल रहा है। आज हम लोग का खाना बांटते 7वां दिन हो गया कबीरचौरा हॉस्पिटल में, जो इमरजेंसी में वार्ड नंबर 1 में 2 में और जो बाहर के भी लोग हैं जो रुके हुए हैं, उनके मरीज लोग, उनके आदमी लोग बाहर हैं, उनको भी खाना दिया जा रहा है और पेशेंट को भी दिया जा रहा है। दोनों का ख्याल रखा जा रहा है। जो उनके साथ आए हुए हैं उनको भी देखा जा रहा है और पेशेंटों को दिया जा रहा है। और ये 7वां दिन हमारा खाना बांटते हुए और निरंतर आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। खाने में क्या क्या बट रहा है? खाने में पनीर का सब्जी, दाल, चावल, सब्जी और सलाद और पौष्टिक आहारों का ख्याल रखा जाता है, जिससे जल्दी उनके परिजन भी खा के स्वस्थ रहें और मरीज भी स्वस्थ रहें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोविड नियमों के अनुसार भगवान बुद्ध की मनाई गई जयंती। कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए गैर जरूरी सामानों की दुकानें खोलना पड़ा महंगा। एसीपी कैंट ने फोर्स के साथ पहुंचकर दुकानदारों पे की कार्रवाई। आईटी सेल में कार्यरत व्यक्ति के सुसाइड प्रकरण की जांच के संदर्भ में एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। और केटीवी की खबर का हुआ असर, काशी विद्यापीठ के रमना स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड वैक्सीनेशन फिर से हुआ शुरू। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।